Good morning, students. Welcome to Devasya Online Education. Today, we are going to start with the second chapter of history, that is First World War and Russian Revolution. The yearning of the Western European countries for expansion of the empire and acquire new territories resulted in these countries going to Asia and Africa. They established their colonies and expanded their rule. There arose a competition between European nations to establish colonies. This greed for colonization among the Western European nations caused the economic, social, and cultural ruin of the Asian African countries. The result of this on world politics was such that the First World War or the Bolshevik Revolution took place. So dear students, let's study about this in detail. So basically in this chapter, the European countries were trying to expand their empire. मतलब यूरोपियन कंट्रीज अपने एम्पायर को एक्सपांड करना चाहते थे और न्यू कॉलोनीज को सेटअप करना चाहते थे और इसी के चलते एक कंपटीशन हो गया यूरोपियन नेशंस के बीच में कि कौन कितनी कॉलोनीज को कैप्चर करेगा, मतलब कौन कितने पार्ट को कैप्चर करेगा। और ये जो लालच थी कॉलोनाइजेशन की यूरोपियन नेशंस के बीच में, जिसकी वजह से इकोनॉमिकली, सोशली और कल्चरली यूरोपियन, एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज पूरी तरीके से रूइन मतलब बर्बाद हो चुकी थी। एंड दिस लेड टू वर्ल्ड पॉलिटिक्स। बिकॉज ऑफ दिस द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस। Western Europe and colonialism in Asia, Africa. The Western European countries wanted to expand their empire in Asia, Africa. तो यूरोपियन कंट्रीज जो थी वो अपना रूल जो था एक्सपांड करना चाहती थी एशिया और अफ्रीका में। देयर ग्रीड फॉर कॉलोनाइजेशन डिड नॉट स्पेयर इवन देयर नेबरिंग कंट्रीज। उनकी जो ये लालच थी कैप्चर करने की, उनकी नेबरिंग कंट्रीज को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। स्पेन हैड टेकन कंट्रोल ओवर नीदरलैंड, बेल्जियम एंड लग्जमबर्ग। सम ऑफ द प्रोविंसेस वेर कैप्चर्ड बाय फ्रांस। तो स्पेन जो एक यूरोपियन कंट्री थी उसने नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग में कैप्चर किया। उसके बाद जो कुछ छोटे प्रोविंसेस थे दे वेर कैप्चर्ड बाय फ्रांस। व्हेन द पोर्चुगीज किंग डाइड विदाउट एन हायर। तो जब पोर्चुगीज का जो राजा मरा बिना किसी हायर मतलब बिना किसी उत्तराधिकारी के, पोर्चुगल केम अंडर द रूल ऑफ स्पेनिश किंग। तो पोर्चुगीज को संभालने के लिए राजा के बाद कोई नहीं था, इसलिए पोर्चुगीज केम अंडर द कंट्रोल ऑफ स्पेनिश किंग बिकॉज ऑफ हिज ब्लड रिलेशन। So for 6 decades, the monopoly of establishing colonies is North European countries was with Spain. तो ये जो पूरा 6 decades तक जो पूरा कंट्रोल था, मोनोपोली मीन सिंगल पावर कॉलोनीज को एस्टैब्लिश करने का, दैट वाज विद द country known as Spain. Italy and Germany states became the victim of greed of France and Austria. When the European powers were tightening their grip over Asia and Africa nation, many of the European nations which had become free following the footsteps of England made many of the Afro-Asian nations their colonies. तो इटली और जर्मन स्टेट्स जो थे वो भी विक्टिम बन चुके थे फ्रांस और ऑस्ट्रिया के। तो यूरोपियन पावर जो था जब धीरे धीरे एशिया और अफ्रीका को कंट्रोल कर पा रहे थे, तो काफ़ी सारे यूरोपियन नेशंस ऐसे थे जो फ्री हो चुके थे और वो लोग इंग्लैंड के पीछे पीछे चल रहे थे ताकि उनको भी फ्रीडम मिल जाए। तो दे ऑल्सो बिकेम पार्ट ऑफ द एफ्रो एशियन nations under their colonies. Colonialism in Asia. After strengthening its grip over India, England expanded its empire to Sri Lanka, बर्मा, सिंगापुर एंड मलेशिया। तो जैसे जैसे इंग्लैंड ने अपना पावर एक्सपांड किया तो इंडिया के बाद उन्होंने श्रीलंका, बर्मा, सिंगापुर और मलेशिया में भी अपनी कॉलोनीज को सेटअप किया। इंग्लैंड एंटर्ड चाइना ऑल्सो, but due to opium trade between England and China, there were wars which came to known as opium wars in history. तो इंग्लैंड और चाइना के बीच में ओपियम वॉर्स चल रहे थे, एक ट्रेड की वजह से उनके बीच में फाइट चल रहे थे और इसको हम लोग हिस्ट्री में ओपियम वॉर्स कहते हैं। चाइना लॉस्ट दिस वॉर एंड देयर बाय लॉस्ट 5 ऑफ इट्स पोर्ट टू इंग्लैंड। तो चाइना जब हार गई तो जो 5 पोर्ट्स थे दैट केम अंडर द कंट्रोल ऑफ इंग्लैंड, वेयर इंग्लैंड कुड कैरी ऑन देयर ट्रेड एंड दस एक्सपांडेड देयर एम्पायर। टेकिंग एडवांटेज ऑफ चाइना वीकनेस, मतलब चाइना की वीकनेस का फ़ायदा लेते हुए जापान
Russia, Germany, France, बेल्जियम एंड अमेरिका एक्वायर ट्रेड एंड पॉलिटिकल राइट्स। तो चाइना कमज़ोर पड़ती गई तो उसी का फ़ायदा जापान ने, रशिया ने और जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और अमेरिका ने एक्वायर किया। वो लोग स्ट्रॉन्ग बन गए और उन्होंने धीरे धीरे करते करते स्लोली एंड ग्रेजुअली ट्रेड और पॉलिटिकल राइट्स अचीव करने स्टार्ट कर दिए। एनॉर्मस ऑयल रिसोर्सेज इन द डेजर्ट रीजन ऑफ वेस्ट एशिया attracted the Europeans to establish colonies there. England, Germany, Russia and America established oil companies in Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia and Bahrain and made efforts to take care of their own interests. तो ऑयल रिसोर्सेज जो थे उन्होंने वेस्ट एशिया में स्टार्ट किया ताकि यूरोपियंस जो थे वो अट्रैक्ट हो जाए एंड दे विल स्टार्ट एस्टैब्लिशिंग देयर कॉलोनीज। तो इंग्लैंड, जर्मनी, रशिया और अमेरिका ने ऑयल कंपनीज को सेटअप किया था ईरान में, इराक में, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड बहरीन एंड दे मेड एफर्ट्स टू टेक केयर ऑफ देयर ओन। मतलब उन्होंने ये सब सेटअप इसलिए किया था ताकि उनको उसमें से भी फायदा आता रहे। Colonialism in Africa. The Dutch established its colony for the first time at the end of 15th century in South Africa. तो डच ने पहली बार एक कॉलोनी सेटअप की थी in the 15th century in South Africa. After that, England and France established their colonies in Cape and Algeria in North Africa respectively. तो साउथ अफ्रीका में जब डच ने अपनी कॉलोनी एस्टैब्लिश की तो उनको देखकर इंग्लैंड और फ्रांस ने भी अपनी कॉलोनीज को सेटअप किया Cape and Algeria in North Africa. The vast provinces of Africa seemed quite suitable for acquiring raw material and selling ready products post-industrial revolution, because of which European countries compete to establish colonies. तो जो काफ़ी बड़े प्रोविंसेस थे अफ्रीका के, जो काफ़ी बड़ा एरिया था, वो बहुत सूटेबल था कि वो लोग वहाँ पर रॉ मटेरियल को रख सकते हैं और वहाँ पर रेडी प्रोडक्ट्स को इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से स्टार्ट होने से पहले वहाँ पर सारे प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, जिसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज जो थी दे विल बी एबल टू कम्पीट विद दी कॉलोनीज एंड दे विल स्टार्ट एस्टैब्लिशिंग देयर colonies. King Leopold of Belgium seized the vast province of Congo and established his rule. तो किंग लेपोर्ड ने बेल्जियम के सारी बॉर्डर्स को सील कर दिया और वहाँ पर अपना प्रोविंस सेट कर दिया। इंग्लैंड establishes colonies in Egypt, some province of East Africa and South Africa. इंग्लैंड ने बेसिकली अपनी कॉलोनीज़ को सेटअप किया इजिप्ट में, ईस्ट अफ्रीका और साउथ अफ्रीका में। फ्रांस ने अपनी कॉलोनीज़ को सेटअप किया तनीशिया, मोरक्को एंड वेस्ट अफ्रीका में। जर्मनी ने अपना एम्पायर सेट किया ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका में। इटली ने कैप्चर किया अफ्रीकन प्रोविंसेस अराउंड रेड सी। स्पेन एंड पोर्चुगीज सीज प्रोविंसेस ऑफ अफ्रीका। कॉन्फ्रेंस फॉर द यूरोपियन नेशन वॉज हेल्ड इन बर्लिन। तो एक कॉन्फ्रेंस किया गया था यूरोपियन नेशन से रिलेटेड बर्लिन में। इन द मिड्स ऑफ दिस कॉम्पिटिशन टू एस्टैब्लिश कॉलोनीज। तो ये जो कॉम्पिटिशन चल रहा था कॉलोनीज का सेटअप करने के लिए, तो इसके रिगार्डिंग एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो इसमें काफ़ी सारी अफ्रीकन टेरिटरीज जो थे उनको डिवाइड किया गया यूरोपियन नेशंस में। एंड एट द एंड ऑफ कॉन्फ्रेंस द कॉलोनियल डोमिनेंस ऑफ डिफरेंट यूरोपियन नेशन वॉज एस्टैब्लिश ओवर द एंटायर अफ्रीका। तो जो ये पूरा डोमिनेंस जो था, जो पूरा पावर था यूरोपियन नेशन का, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड ओवर एंटायर अफ्रीका। तो पूरा पावर इंग्लैंड यूरोपियन नेशन का अफ्रीका में आकर सेटअप हो गया। While on one hand, the greedy European nations were trying to colonize various Asia and African territories. तो यूरोपियंस ने इतना सारा तो कैप्चर कर लिया था, बट अभी उन्हें लास्ट में एशिया और अफ्रीका की भी जो टेरिटरीज बच गई थी उससे भी उन्हें कैप्चर करना था। एंड ऑन द अदर हैंड, जर्मनी एंड इटली हैड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ इट्स रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल यूनिफिकेशन। तो इतनी देर में जर्मनी और इटली ने भी अपना जो प्रोसेस था, पॉलिटिकल प्रोसेस जो था वो पूरा कंप्लीट कर लिया था। द यूनिफाइड जर्मनी, मतलब जो सिंगल जर्मनी थी, दे प्लंज इनटू द कंपटीशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन एंड कोलोनाइजेशन। तो वो लोगों ने भी अपनी इंडस्ट्री सेट कर दी थी। कमर्शियल मतलब जो भी प्रोडक्ट्स वो लोग बनाते थे वो लोग उसे आगे भी सेल करने लगे और कॉलोनीज भी सेटअप करने लगे। Thus, this quickly changing global phenomena had exploited some of this country politically, economically and socially, due to which the development had stopped. तो ये जो ग्लोबल फिनोमेना था उसकी वजह से काफ़ी सारी कंट्रीज़ का पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली बहुत नुकसान हो चुका था, जिसकी वजह से उनकी डेवलपमेंट कहीं ना कहीं पर स्टॉप हो गई थी। एंड इसी के चलते इट लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फैक्टर्स दैट कॉज्ड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। The First World War could be considered as one of the most heartbreaking and unforgettable events of modern world. Many factors were responsible for this. The First World War began on 1st August 1914.
Germany had defeated France in the Sedan War, because of which France had to sign the Frankfurt Treaty, according to which France had to pay a war fine as well as give away two of its provinces, Lorraine and Alsace, to Germany. France had not been able to overcome this humiliation. Thus, the Frankfurt Treaty itself was the cause for the First World War. The end of a war sowed the seeds of future war. तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था और एक ऐसी मूवमेंट था जिसे हम लोग भुला नहीं सके. तो उसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस थे. तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था इट बिगिन ऑन 1 अगस्त ऑन जर्मनी हैड डिफीटेड. जर्मनी ने फ्रांस को डिफीट किया था सिडन वॉर्स में, जिसकी वजह से फ्रांस को एक ट्रीटी मतलब एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ा था जिसका नाम था फ्रैंकफर्ट ट्रीटी. और उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग फ्रांस को अपने दो प्रोविंसेस जो उसने टेरिटरीज को कैप्चर किया था जिसका नाम था लोरेन एंड एल्सैक, वो उसे जर्मनी को वापस देना पड़ा. और उसी के साथ साथ उसे वॉर में जो फाइन लगी थी वो भी उसे पे करनी पड़ी. तो फ्रांस ने ये जो ह्यूमिलिएशन थी उसकी तो बेइज्जती थी वो सहन नहीं कर पाया. दस द फ्रैंकफर्ट ट्रीटी वॉज द कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड ये वॉर ख़त्म होते होते दूसरे वॉर के भी इन्होंने साथ में दूसरी शुरुआत भी कर दी थी. The first point is economic factors. England has established its vast empire in Asia and Africa in 19th century. तो मैंने जैसे कि इंट्रोडक्शन में बताया कि इंग्लैंड ने अपने प्रोविंसेस का जो कॉलोनीज थी वो उन्होंने सेटअप कर दी थी एशिया और अफ्रीका में. इट एक्सप्लॉयटेड इट्स कॉलोनीज इकोनॉमिकली एंड बिकेम रिच. तो जहाँ जहाँ उन्होंने कैप्चर किया था वहाँ पर पूरी बर्बादी करते और वो लोग खुद अमीर होते चले गए. ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड स्विफ्ट कॉलोनाइजेशन यूरोप रिक्वायर्ड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल. तो कॉलोनाइजेशन की सेटअप की वजह से और इंडस्ट्रीज की ग्रोथ की वजह से यूरोप को काफ़ी सारे रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होने लगी. तो लास्ट क्वार्टर 19th सेंचुरी जर्मनी स्टार्टेड द कॉम्पिटिशन टू प्रोक्योर मार्केट्स इन एशिया एंड अफ्रीका. तो जब क्वार्टर आया 19th सेंचुरी का, जब थोड़ा ज़्यादा 19th सेंचुरी ख़त्म होने पे आया, उस वक्त जर्मनी ने कंपटीशन स्टार्ट किया और उन्होंने कोशिश की कि वो भी एशिया और अफ्रीका की मार्केट्स पे कैप्चर कर सकें. जर्मनी स्टार्टेड सप्लाइंग चीपर गुड्स इन कंपैरिजन टू इंग्लैंड एंड फ्रांस. तो इंग्लैंड और फ्रांस के जो प्राइजेस थे उस प्राइस के कंपैरिजन में जर्मनी ने कम दाम में अपने सामान को बेचना स्टार्ट कर दिया. तो इसी की वजह से एफ्रो एशियन मार्केट्स दैट इंग्लैंड एंड फ्रांस डोमिनेटेड, मतलब जो एशिया और अफ्रीका की जो मार्केट्स थी जो इंग्लैंड और फ्रांस कंट्रोल करते थे वो टूटती चली गई. और उसको तोड़ने के लिए जो कंट्री आगे आई थी वो थी जर्मनी. तो देयर वाज एन इंटेंस इकोनॉमिक कंपटीशन बिटवीन जर्मनी एंड इंग्लैंड. तो ये पैसे का जो लेना देना था, जो प्रोडक्ट जर्मनी दे रही थी और जो प्रोडक्ट इंग्लैंड और फ्रांस दे रहे थे वो दोनों प्रोडक्ट सेम थे पर दोनों के प्राइजेस अलग थे, जिसकी वजह से इंग्लैंड और फ्रांस का पावर कम होता चला गया और जर्मनी का पावर बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से एक टफ कॉम्पिटिशन वॉज देयर बिटवीन जर्मनी एंड इंग्लैंड. The second point is militarism. Military force was necessary and important for the competition that the European nations got into for expansion. तो military force एक बहुत important काम करता था जब वर्ल्ड वॉर हुआ उस वक्त, ताकि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर होगा हम यूरोपियन कंट्रीज़ को एक्सपांड कर पाएंगे. इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रशिया हैड बिगन एक्सपांडिंग देयर मिलिट्री पावर. तो इंग्लैंड ने, फ्रांस ने, रशिया ने और ऑस्ट्रिया ने पूरी ताकत लगा दी कि वो धीरे धीरे अपना मिलिट्री पावर एक्सपांड करते जाएं. और जो बाकी की कंट्रीज थी जिसमें जापान, इटली एंड जर्मनी थे, दे वेर हैविंग कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग, वहाँ पर उन्होंने स्टार्ट कर दी थी. प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स होने लगा अंडर द प्रीटेक्स ऑफ सेल्फ डिफेंस. सेल्फ डिफेंस मतलब खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी सारी जो मिलिट्री के वेपन्स वगैरह होते हैं उसे बनाना स्टार्ट कर दिया. तो मिलिट्रिज्म गॉट एन इम्पेटस एंड मिलिट्री कॉम्पिटिशन एडेड टू इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन. तो मिलिट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया था और एक कॉम्पिटिशन का हिस्सा बन गया था, जिसकी वजह से इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन होने लगा एंड इसी की वजह से एक सीरियस एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया जिसकी वजह से वॉर हुआ. ग्रुपिज्म, सीक्रेट ट्रीटीज. ग्रुपिज्म एंड सीक्रेट ट्रीटीज प्लेड अ मेजर रोल इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तो ग्रुप बनाना और एक छुपके ट्रीटीज बनाना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में. द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप्स बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तो वॉर होने से पहले पूरी वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था. ऑन वन साइड वॉज द ग्रुप ऑफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बल्गेरिया एंड टर्की. और दूसरे साइड में थे इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया एंड जापान. अ फीलिंग ऑफ जेलेसी, enmity
mistrust, fear and hatred evolved between the group, which was an important factor of the First World War. तो दो पार्ट्स में पूरा वर्ल्ड बट चुका था, जिसमें थे पहले पार्ट में थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बल्गेरिया एंड टर्की वर्सेस इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया एंड जापान. तो एक जेलेसी की फीलिंग, विश्वास नहीं होना, डर होना, नफरत होना, ये सारी चीज़ें जब इन्वॉल्व होने लगी ये सारी कंट्रीज़ के बीचों बीच, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन गया जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ. द नेक्स्ट पॉइंट इज फीलिंग ऑफ फियर्स नेशनलिज्म. द इंडिपेंडेंस ऑफ बेल्जियम एंड ग्रीस एंड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली वे द रिजल्ट ऑफ नेशनलिज्म. तो बेल्जियम और ग्रीस का इंडिपेंडेंस होना और जर्मनी और इटली का यूनिफाइड होना वॉज द रिजल्ट ऑफ नेशनलिज्म. द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म टुक एन एक्सट्रीम एंड नैरो फॉर्म इन यूरोप. तो ये चीज़ जो थी वो पॉजिटिव लेने की जगह यूरोप में ये चीज़ एक्सट्रीम और नैरो पॉइंट लेने लगी. इकोनॉमिक जेलेसी मतलब पैसे से रिलेटेड जेलेसी होने लगी कि कौन सी कंट्री कितने आगे चली गई पैसे को ध्यान में रखते हुए. कॉम्पिटिशन्स होने लगे. कॉलोनिज्म इन यूरोप हैड इंक्रीज सो मच दैट द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ ईच अदर बिगेन टू क्लैश. मतलब इतना ज़्यादा बढ़ गया कि स्लोली एंड ग्रेजुअली सारी कंट्रीज एक दूसरे को देख नहीं पा रही थी कि कौन कितने आगे चल रहा था. देयर वॉज अ क्लैश बिटवीन बोथ द पार्ट्स. लीडिंग यूरोपियन नेशन बिगेन टीचिंग एक्सट्रीम एंड डिस्ट्रक्टिव नेशनलिज्म टू इट्स पीपल. तो जो यूरोपियन नेशन से जो लीड कर रहे थे उन्होंने लोगों को एक्सट्रीम एंड डिस्ट्रक्टिव नेशनलिज्म मतलब अपनी खुद की कंट्री से प्यार करना इतना ज़्यादा सिखा दिया कि सामने वाली कंट्री से उन्हें नफरत होनी शुरू हो जाए. लव फॉर ओन नेशन मतलब खुद की कंट्री से प्यार करना और दूसरे की कंट्री से नफरत दिखाना वो उनमें उन्होंने एनकरेज कर दिया. The German chief Kaiser Wilhelm was the other originator of nationalism and colonialism. तो जर्मन का एक पर्सन था जिसका नाम था चीफ केजर विलियम. उन्होंने ये नेशनलिज्म और कोलोनिज्म की फीलिंग को और बढ़ा दिया. ही वॉज ओवर एम्बिशियस मतलब वो बहुत बड़ी सोच रखने वाला पर्सन था. एंड बिलीव्ड इन वर्ल्ड लीडरशिप. वो चाहता था कि पूरी दुनिया को मैं काबू करूँ, उसका ऐसा ड्रीम था. He wanted to get things done according to his will and with the help of his grand military power. वो चाहता था कि मैं जो चाहूँ सारा वर्ल्ड उसी तरीके से काम करे और मेरा जो ग्रैंड मिलिट्री पावर है वो लोग एक चीज़ को कंप्लीट करने में मेरी हेल्प करें. द फीलिंग ऑफ वॉर स्प्रेड अक्रॉस द नेशन एज इन जर्मनी एंड दिस हैड रिजल्टेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तो ये जो चीज़ थी पूरी वॉर में क्रिएट होने लगी और बाकी सारी कंट्रीज जर्मनी को देखकर हेट्रेट करने लगे और इसी के चलते देयर वाज अ वॉर एंड दिस गेव राइज टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. The next point is role of newspapers. The newspapers of European nation aroused so much of hatred among people with their mutual, derogatory, provocative, exaggerated and false write-ups by spitting venom against rival nations that the rulers of the respective nations could not even make efforts for establishing peace and harmony. तो newspapers जो थे, जैसे आज भी हम लोग देखते हैं कि न्यूज़ चैनल में एक चीज़ दूसरी चीज़ को इतना ज़्यादा एग्जैजरेट बढ़ा चढ़ा के कहते हैं और इतना ज़्यादा दुश्मनी पैदा कर देते हैं कि कितनी भी कोशिश करे कोई भी पर्सन वो चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते. तो यहाँ पर यूरोपियन नेशंस जो थे उनकी जो न्यूज़पेपर्स थे उन्होंने इतनी ज़्यादा नफरत पैदा कर दी थी लोगों के दिमाग में कि बढ़ा चढ़ा कर कहना, गलत चीज़ें लिखना, जहर फैलाने वाला काम कर रहे थे राइवल नेशंस के अगेंस्ट. और जो भी रूलर्स थे नेशंस के वो लोग भी ये एफर्ट नहीं कर पा रहे थे कि वो लोग एक शांति और एक म्यूचुअल हारमोनी वाला एक चीज़ सेटअप कर सके कि सारी चीज़ें बैलेंस होकर शांति से निपट जाए और वॉर ना हो सके. बट न्यूज़पेपर्स ने सारी चीज़ को होने नहीं दिया. द नेक्स्ट पॉइंट इज फिलोसफी ऑफ द वॉर. द पॉलिसी ऑफ वॉर इज वेलफेयर took root in Europe. The German writer Trotsky published maxims like only the mighty deserves to live and war alone is the national need. Instead, the German writer expressed war as a sacred work. तो यहाँ पर एक पॉलिसी आ गई कि वॉर ही वेलफेयर है जो कि यूरोप में लग चुका था. ये पॉलिसी वहाँ के लोग फॉलो करने लगे थे और जो जर्मन राइटर था उसने मैगजीन्स में पब्लिश करने लगा जो भी लोग माइटी हैं वो लोग डिजर्व करे रहने की एंड द वॉर विल बी द ओनली नेशनल नीड. मतलब वॉर से ही हम सारी चीज़ों को पूरा कर सकते हैं. एंड जो दूसरा जर्मन राइटर था उसने एक्सप्रेस कर दिया सेक्रेट वर्क मतलब ये पूजा की तरह है, उसे हमें इस तरीके से करना चाहिए. द प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया एंड हिज वाइफ वर असैसिनेटेड बाय बीइंग शॉट बाय अ मेंबर ऑफ द सर्बियन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक हैंड. तो जो प्रिंस थे ऑस्ट्रिया के और उसकी जो वाइफ थी उन्हें असैसिनेट किया था और उन्हें शूट कर दिया था सर्बियन टेररिस्ट ने और उसको उन्होंने ब्लैक हैंडेड पकड़ा था.
Austria blamed Serbia for the involvement in the act and gave an ultimatum to hand over the culprit to Austria within 48 hours. तो ऑस्ट्रिया के जो प्रिंस और उनकी जो प्रिंसेस थी वो मरे, तो ऑस्ट्रिया ने पूरा ब्लेम सर्बिया पे डाल दिया और बोल दिया कि यू हैव द अल्टीमेटम, मुझे तुम्हें लास्ट वार्निंग है, यू हैव टू हैंड ओवर द कल्प्रिट, जिसने भी प्रिंस को और उसकी वाइफ को मारा है उसे हमें 48 आवर्स के अंदर हमारे पास उसको लेकर आओ. सर्बिया डिक्लेयर्ड इट्स इग्नोरेंस इन द मैटर. तो सर्बिया ने बोल दिया कि हमारा कोई भी इसमें हाथ नहीं है. विदाउट लिसनिंग टू एनीथिंग फ्रॉम सर्बिया, मतलब सर्बिया से बिना कुछ सुने ऑस्ट्रेलिया डिक्लेयर्ड वॉर ऑन सर्बिया. तो उन्हें उनसे ना कुछ सुना ना कुछ पूछा, सीधा उनके तरफ वॉर डिक्लेयर कर दिया. एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड बिगिन विद दिस. तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो यहाँ से बिगिन हुआ. द नेक्स्ट पार्ट विल कंटिन्यू इन द पार्ट 2 ऑफ द same chapter.